हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज हम करेंगे एक और हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है समास। ठीक है, समास कह लो या फिर हिंदी व्याकरण का कोई भी आप टॉपिक ले लो, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जरूर आता है। तो इससे पहले भी बहुत सारे मैं टॉपिक जो है बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कंप्लीट करेंगे अपने समास टॉपिक को। ठीक है, समास जो है समझना भी इजी है क्योंकि हर एक समास को पहचानने की कुछ ना कुछ अलग ही जो ट्रिक है या फिर कोई ना कोई पहचान है ही, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बिल्कुल पूछा जाता कि इसकी डेफिनेशन क्या है, पूरे लाइन नहीं पूछी जाती है। बस आपको कोई शब्द दे दिया जाता है जिसमें से पहचानने को कहा जाता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो समास का अगर हम मीनिंग की बात करते हैं कि समास का मतलब क्या होता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है, समास वो होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा जो शब्द होते हैं वो मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो मैं सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता होना ज्यादा जरूरी है कि ये इसको पहचाना कैसे जा सकता है, क्योंकि पूरी डेफिनेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी वैसे देख रहा है तो आराम से समझ सकता है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें सिंपल सा है कि दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं वो जब मिलकर, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं, जब वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जब क्या करते हैं, जब वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। ठीक है, समास का वैसे नॉर्मल जैसे संधि के बारे में बोला जाता है, संधि का मतलब क्या होता है, ध्वनियों का मेल। और वैसे ही अगर कोई समास में अगर नॉर्मल शब्दों में साधारण भाषा में कोई कुछ कहता है तो इसका मतलब होगा हमारा शब्दों का मेल। ठीक है, शब्दों का मेल, बस ये हमारा होता है। संधि और समास में यही डिफरेंस है, संधि में क्या करते हैं, ध्वनियों का मेल देखते हैं, लेकिन समास में क्या देखते हैं, इसमें शब्दों का मेल देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाता है मीनिंग। अब हम आगे बातचीत करेंगे इसमें कि जो हमारा समास होता है उसमें उसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार हैं जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैसे तो पूरी लिस्ट देने की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके समझाऊंगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें वो हम करेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की जो सबसे अच्छी पहचान है, जिसमें आपको कोई भी शब्द आ जाए और पूछा तो यही जाता है कि कौन सा समास है इसमें बताइए, तो इसका सीधा सा है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आपने याद रखना है। यानी कि अव्ययी भाव समास में ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है जिसके आगे क्या होता है, जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे उपसर्ग किस किस प्रकार के होते हैं भाई, जैसे कोई कहीं पर बे लिखा हो, ठीक है, यथा लिखा हो, यथा के साथ में भर भी लिखा हो, ठीक है, बे यथा भर, इस तरह का कुछ भी हमारे सामने उपसर्ग आ जाता है जो किसी शब्द के आगे लगता है तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में लिखा होगा, चार ऑप्शन मिलेंगे और इसमें जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेघर। ठीक है, बेघर होगा, यथा संभव लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यथा संभव हो गया और इससे हम कर देंगे भरपेट। ठीक है, भर पेट। अब इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपको आ जाता है जहां पर ये चीजें लिखी हुई आपको देखने को मिले, क्योंकि अगर आप घर की बात करेंगे तो इसके आगे क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, और वो उपसर्ग क्या है आपका, वे है, क्योंकि घर का क्या है, अपना खुद का एक इंडिविजुअल मीनिंग है, इसका एक अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके सामने बे लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अलग ही कुछ बन जाता है। इसलिए कहा है कि समास क्या करता है, दो या दो से शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं कि इसको बनाते हैं। जैसे बे और घर है, इनसे मिलकर क्या हो रहा है, एक और नया वर्ड बन रहा है। वो घर का मतलब क्या होता है, जिसमें चार दीवारी छत वगैरह होती है। ठीक है, और बेघर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर ही नहीं है, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं है उसके पास। जैसे अब उसके बाद नेक्स्ट शब्द की बात करें तो इसमें हमारा यथा संभव। ठीक है, संभव का मतलब संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यथा संभव लगा के क्या हो रहा है कि शायद हो या ना हो, उस तरह का डाउट हमारे सामने आ जाता है। वैसे ही अगर हम
पेट के आगे भर लगा देते हैं तो एक नया शब्द हमारे सामने बनकर आता है और वो हमारा आता है भरपेट। ठीक है, तो इस तरह से अव्यय भाव समास की पहचान यही है कि इसमें आपको शब्दों के आगे क्या होगा, आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। तो जहां भी आपको जो है उपसर्ग लगा हुआ मिले तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारा ये अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं आपको काम दे रही हूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम इसमें देख सकते हैं राजा। ठीक है, तीसरा मैं ऑप्शन आपको यहाँ पे दे सकती हूँ किसी का नाम, या फिर हम कमल लिख लेते हैं। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पर फिर से बेघर ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें से आपका जो है वो अव्यय भाव समास कौन सा है, या ठीक है अव्यय भाव समास का है वो दे देंगे इंस्ट्रक्शन और पूछेंगे कि इनमें से बताओ कौन सा है। तो सीधा आप बता सकते हैं कि बेघर ही है, क्योंकि काम के आगे अगर काम वर्ड ऐसा जिसके आगे कोई उपसर्ग लगाया ही नहीं है, राजा के ऊपर भी कोई उपसर्ग नहीं लगाया आगे, कमल के ऊपर भी कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो बेघर ही है ऐसा जिसका एक इंडिविजुअल मीनिंग भी है अपना। ठीक है, बेघर का मतलब होता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड उठा लिया। अगर मैं इसमें रा को उपसर्ग लगा दूं और जा को पीछे वाला वर्ड रहने दूं तो जा का कोई मतलब होता है। हाँ, हम लोग गो का हिंदी में ट्रांसलेट कहते हैं, लेकिन वैसे तो कोई वर्ड नहीं बना ना, ये जा कोई वर्ड थोड़ी बनता है अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से बेघर जो होता है ये हमारा इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग भी बनता है। तो ये हमारा क्या है, समास का पहला प्रकार हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा आता है इसमें द्विगु। द्विगु समास जो होता है ना, इसकी पहचान भी वैसे इजी है, इतना मुश्किल भी समास हमें देखने को नहीं मिलता ये। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है ये है संख्या। ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला पद होता है, इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक या संख्यावाची होता है। और जो दूसरा पद होता है, ठीक है, जो दूसरा पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में कहीं भी आपको कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जहां आपको कहीं ना कहीं नंबर या संख्या प्रतीत हो रही है कि स्टार्टिंग में संख्या है इस शब्द के, तो वो क्या है, सीधा सा द्विगु समास है। आपको कुछ और इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे द्विगु समास का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूं तो हमारा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा नवरत्न। ठीक है, नवरत्न हमारा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। दूसरा इसमें हम नवरात्रि भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो नवरात्रि एग्जाम्पल आ जाएगा। चौराहा एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज पे ध्यान नहीं देना कि इसमें संख्या ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात बता रखी है कि पहला जो पद होगा, पहला जो वर्ड होगा ना आपके दो वर्ड में से जो पहला होगा वो संख्यावाची होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में हमारा संख्यावाची में वर्ड में लिखा हुआ है आप सीधा टिक लगाएं क्योंकि यहाँ उसमें संख्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या है कि पहला जो पद होता है, ठीक है, वो हमारा संख्यावाची होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी नवरत्न लिखा हुआ है, नवरत्न का मतलब क्या होता है, नवरत्न यानी कि 9 रातों, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो इसमें क्या है, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, ये 9 रत्नों का समूह बन जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या आ रही है, स्टार्टिंग में हमारी संख्या आ रही है, 9 आ रही है। नवरात्रि में भी सेम ही हो जाएगा, 9 रातों का समूह यानी कि 9 रातों आ रही हैं। चौराहा में भी, चौराहा मतलब कि 4 संख्या स्टार्टिंग में आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, 4 राहों का समूह। ठीक है, तो द्विगु समास क्या होता है, जिसमें आपको संख्या जो है वो स्टार्टिंग में वर्ड के देखनी होती है, बस और कोई पहचान नहीं है। लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको पहचान करनी है कि कोई भी शब्द आ जाए एकदम से, ठीक है, आपको पहचान लेना है। तो ये हो गया दूसरा इसका टाइप। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा जो टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास जो है ये हमारा इसका तीसरा टाइप आ जाएगा। द्वंद्व समास जो होता है इसमें हमारा जो पहचान आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो दो शब्द होते हैं ना हमारे इस बीच में, और इसमें सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि इसमें दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। यानी कि आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, दोनों की इक्वल इसमें इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, तो द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों का अपना एक मीनिंग होता है और दोनों की ही क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूं तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा माता पिता। ठीक है, माता पिता
दिन और रात। अब देखो, इसको पहचानने की एक और चीज है, ठीक है। पहले तो आपने ये देख लेनी है कि इसमें दोनों ही पद आपके प्रधान होंगे। दूसरी जो आपने चीज देखनी है ना, वो होगा जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको हर चीज क्या करेगी, जोड़े में मिलेगी। और वो भी किस तरह का जोड़ा होगा, वो जोड़ा होगा आपका विलोम शब्द का, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे, मतलब होंगे साथ में ही, यूज इनको साथ में किया जाएगा, लेकिन होंगे ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है माता और पिता, माता हो चाहे पिता हो, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। दिन हो रात हो, दोनों का अपना एक मीनिंग है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और क्या है, ये विलोम भी है। माता और पिता, दिन रात, काला गोरा, इस तरह के जो शब्द हैं जो एक दूसरे को अपोजिट मीनिंग जो है वो रखते हैं, ठीक है, और जोड़े में ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। मैंने तो उसको हमेशा ऐसे किया है कि माता पिता के बीच में हमेशा द्वंद्व चला रहता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा चला रहता है, या भाई बहन के बीच में हमेशा द्वंद्व चला रहता है। तो आप इस तरह से इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, हमेशा जोड़े में आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी किस तरह के, अपोजिट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब हम करेंगे हमारा जो चौथा समास है, क्योंकि समास के कितने भेद होते हैं भाई, बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कितने होते हैं, याद रखना, 6 होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि आपके जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। और साथ में एक और चीज जो इसके साथ लगती है, वो है हमारे पास कारक, ठीक है। क्या होता है, कारक। यानी कि तत्पुरुष समास जो होते हैं, इस प्रकार के समास होते हैं जिसमें आपके कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहां क्योंकि कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, ठीक है, से और जुदाई यानी कि क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है। तो यानी क्या हमारा आता है इसमें कि कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इसमें एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ। एग्जाम्पल हमारे इसमें आ जाएगा जहाँ पे कारक चिन्ह का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल में, मैं रसोई घर लिखती हूँ, ठीक है, रसोई घर, या फिर मैं इसमें पाठशाला लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे, इन दोनों को अलग करके देखोगे, तो आपको जो कारक चिन्ह है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, और पाठशाला में क्या होगा, पाठ के लिए शाला, तो पाठ के लिए इसमें शाला बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप आराम से इसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि के लिए जो है ना, ये हमारा कारक चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए, ठीक है। यानी किसी के लिए कोई चीज बनाई जाती है तो वहां पे हमारा क्या आता है, संप्रदान कारक का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से अगर तत्पुरुष समास की बात करें, जिसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सीधा तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट की, और वो है हमारा कर्मधारय समास। समास में वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरा आएगा, कोई भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मेरा नंबर 5 में बैठ रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास की हम बात करते हैं। कर्मधारय समास जो है, ये इसको भी पहचान करना और इसमें पहचान चीजों को देखना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो इसकी पहली जो बात है वो है कि ये विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। यानी कि कर्मधारय क्या होते हैं, ये किसी की विशेषता को बता रहे होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। विशेषता किसी की बताई हो, जैसे मैंने यहाँ पे काली मिर्च बोला है, ठीक है, काली मिर्च मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो काली मिर्च में क्या होगा, जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो क्या होगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है जो मिर्च।
यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मिर्च तो है, क्योंकि आपने देखा हो मिर्च जो है कितने रंगों की होती है, हरी होती है, काली भी होती है, ठीक है, लाल मिर्च भी होती है, कई तरह की आपको जो है वो मिर्च के रंग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ काली मिर्च, यानी कि जो मिर्च है ना वो काली है, यानी मिर्च की विशेषता क्या है, उसका कालापन। ठीक है, कि मिर्च की विशेषता क्या है, उसका कालापन। यानी मिर्च कौन सी है, कौन सी मिर्च की बात कर रही हूँ मैं, तो वो काली मिर्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, और कर्मधारय में विशेषता बताने वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि काली मिर्च है कि काली मिर्च, अगर मैं नॉर्मल सही बोल दूं मिर्च, तो आपको क्या पता, मिर्च तो कितनी वैरायटी की होती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया काली मिर्च है, तो काली क्या है, इसकी विशेषता है मिर्च की, कि वो काली मिर्च है, मैं काली मिर्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कर्मधारय समास आ जाता है। इसमें एक और चीज है पहचान करने की, अगर कहीं भी संधि विच्छेद करने पर है जो आ जाता है, या फिर जैसा शब्द आपका संधि विच्छेद करने पर आ जाता है, तो वो भी हमारा कर्मधारय को ही बताने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने काली मिर्च का संधि विच्छेद किया कि काली है जो मिर्च, यानी कि है जो आया हुआ है, तो ये सीधा हमारा कर्मधारय में आ जाएगा। जैसा वर्ड आया, चांद जैसा मुख, जैसा वर्ड आया है, तो वो भी हमारा क्या करेगा, कर्मधारय को ही हमें बताएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और जो है हमारा लास्ट। ठीक है, गर्मी बहुत है कोई बात नहीं। अब हम करें हैं लास्ट, और वो है हमारा बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो होता है ना, इसकी एक अनोखी पहचान है, और वो ये है कि इसमें कोई भी पद, ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा, लेकिन चल जाएगा काम। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो होते हैं ना, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। बहुब्रीहि जो समास है उसकी सिंपल सी पहचान है कि इसमें दो शब्द मिलकर क्या कर रहे होते हैं, वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। दो शब्द हमें दे दिए जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे। ठीक है, सीधा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको, दशानन। अब दशानन किसको कहते हैं, दशानन, 10 का मतलब तो 10 ही हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 आया हुआ है, तो बताओ ये कौन सा बन गया, मैंने आपको बताया था संख्या आनी चाहिए, कमेंट करके बताना मुझे अभी, दशानन लिख के फिर आंसर देना। ठीक है, दशानन यानी कि पहले आपकी संख्या आई हुई है, तो मुझे कमेंट करना। बाकी हम इसकी बात करते हैं, दशानन किसको बोलते हैं, किसके 10 आनन होते हैं, किसके 10 सिर होते हैं, किसके होते हैं, रावण के होते हैं। ठीक है, यानी दशानन क्या कर रहा है, ये दो शब्द हैं 10, ठीक है, 10 प्लस आनन। ठीक है, दशानन यानी जिसके 10 क्या है, सिर है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, जब संधि विच्छेद करोगे तो बन जाएगा जिसके 10 सिर होते हैं। ठीक है, जिसके 10 सिर होते हैं। अब वो कौन होता है भाई, जिसके 10 सिर होते हैं वो होता है रावण। कौन होता है, रावण, रावण भी कह सकते हैं, मेरे ख्याल से रावण ही बोलना चाहिए। तो बहुब्रीहि समास में क्या कर रहे हैं, ये दोनों शब्द मिलके क्या कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था, दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। इसीलिए इन दोनों की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैंने लिखा दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी तीसरे को बता रहे हैं, और वो कौन है, अपना रावण। ठीक है, अपना तो नहीं कह सकते, बट चलो हमारे श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दशानन हम इसमें एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नीलकंठ एग्जाम्पल लूं, ठीक है, नीलकंठ, कंठ का मतलब क्या होता है भाई, अपना गला। ये जो गला होता है ना, पूरी सिर की बात नहीं होती है, बस ये वाला जो गला होता है, वैसे तो पूरी गर्दन हो जाती है, लेकिन ये जो हिस्सा होता है ना, ये हमारा गला कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नीलकंठ, नीला है जिसका गला। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नीला है, नीला है जिसका, नीला है जिसका कंठ यानी के गला। अब किसका है भाई, नीलकंठ में नील प्लस कंठ। ठीक है, नील प्लस कंठ बन के किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये किसका नीला गला है भाई, भगवान शिव का है। क्योंकि आपको पता है भगवान शिव जी ने जो है वो
विष पी लिया था, इसलिए उनका जो गला है, आप कई पिक्चर में देखोगे यहाँ पे आपको ज्यादातर नीला ही दिखेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुब्रीहि समास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा था समास का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उस तरह से नहीं पढ़ाती कि मैं पूरी डेफिनेशन लिख के टाइम वेस्ट करूं, ठीक है, क्योंकि मैं जब सारा लिखूंगी तो फिर काफी वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे को समझाने से मतलब है, तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, क्योंकि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना ट्रिक के साथ पढ़ना, जितना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना और सही तरह से पढ़ना, सही चीज को पढ़ना, वो ही हमारे लिए जरूरी होता है। हमारा टाइम सेविंग करना बहुत जरूरी, बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा ज्यादा ही होता है कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा समास का टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कुछ कमी बड़ी रहेगी तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।